quantities that have both magnitude and direction are called vectors. वेक्टर की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है, लेकिन वेक्टर एक्चुअल में काफी बड़ा और काफी कॉम्प्लेक्स है। तो आज उस कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ही सिंपल करने वाले हैं हम आपके लिए। तो आज की क्लास होगी वेक्टर्स कंप्लीट फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड विद जेईई मेंस एंड नीट के कुछ पीवाईक्यूज भी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आपका आदित्य भैया एंड दिस इज आदित्य क्लासेस। तो बिना किसी टाइम पास के सीधा चालू करते हैं। तो देखिए जी, हमने क्लास 9th में ये वाली कहानी शुरू हुई थी जहां पर हमने स्केलर क्वांटिटीज से पढ़ना शुरू किया था, जहां पर उससे पहले हम स्केलर क्वांटिटीज पढ़ते थे और वहां पर पहली बार वेक्टर नाम की एक चीज का इंट्रोडक्शन हुआ था। तो जब हमने पढ़ा था कि जिस भी क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर होती है, और जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी आ जाए उसको हमने वेक्टर का नाम दे दिया था। इतनी चीजें हमने शुरुआत में पढ़ी थी कि जहां पर मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन आ जाए वो वेक्टर है। हम शुरुआत में पढ़ते थे कि भाई एक डायरेक्शन होती है, हम शुरुआत में पढ़ते थे कि भाई एक होता है डिस्टेंस, और 9th में आकर हमने इस डिस्टेंस को कन्वर्ट कर दिया था इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या आया था, जो हमें 9th क्लास में समझाया गया था वो ये था कि भाई अगर हमने इस पॉइंट से चलना शुरू किया तो यहाँ पर जाते जाते यहाँ पर पहुंच गया हमने, और यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर पहुंचाऊंगा, तो ये जो पूरा मैंने जो बोल्ड लाइन बनाई है ये पूरा हो गया डिस्टेंस। मान लो फॉर इंस्टेंस इफ दिस इज 15 मीटर, और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट वो 10 मीटर, वो हो गए डिस्प्लेसमेंट। सेम चीज अगर मैं अब यहां पर करूं एंड दिस सेम दिस, इसको 15 मीटर्स रखूं और इसको 10 मीटर रखूं, तो क्या होगा? तो हमेशा हमें, तो अगर मैं डिस्टेंस कहूँ आपसे तो आप तो यही कहोगे ना भाई ये भी 15 मीटर और ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर था, वो भी 15 था, और डिस्प्लेसमेंट देखो तो ये भी 10 ही है और ये भी 10 ही है। इसीलिए हमने डिस्प्लेसमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया खत्म कहाँ से किया उसके बीच का डिस्टेंस लिख दो, नॉट दैट, बल्कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जहां पर हमें डायरेक्शन को भी लेना है। और जब भी आप डायरेक्शन लो ना, ये बात अभी से गांठ बांध लो, कई बार आपको क्वेश्चन में भी ऐसा करना होता है, कई बार आपके टीचर भी बोलते हैं कि भाई ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, डोंट उस पर ध्यान मत दो, डोंट फोकस ऑन दैट। आप हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव अपने अकॉर्डिंग लो। मैं मान लेता हूं कि भाई ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो मेरे लिए ये पॉजिटिव, तो ये वाला +10 होगा, और उसके एग्जैक्टली अपोजिट जो डायरेक्शन गई वो -10 है। ये फायदा है वेक्टर्स का कि अब अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव लेता हूं तो मेरे को आगे ये नहीं बोलना पड़ेगा कि भाई पॉजिटिव इस तरह हो, मतलब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस में आपको ये बोलना पड़ेगा कि 15 मीटर मैं इस तरफ गया था या 15 मीटर में उस तरफ गया था। डिस्प्लेसमेंट का अगर डायरेक्टली से कि भाई +10 या फिर -10, हमें मेंशन नहीं करना पड़ेगा कि भाई उस तरफ को 15 मीटर, किस तरफ को 15 मीटर, सिर्फ प्लस और माइनस से काम चल जाता है हमारा। ये काम है वेक्टर्स का। ऐसे ही हमने यहाँ पर स्पीड पर देखी, स्पीड पढ़ते थे और स्पीड कन्वर्ट हो गई थी वेलोसिटी में। अगेन द सेम डिफरेंस, इधर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उधर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लेते हैं। तो डेफिनेशन देखो तो डेफिनेशन वेक्टर्स की हो जाती है, वेक्टर के रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर एरो लगाया जाता है, या कई बार उस क्वांटिटी को बोल्ड करके लिख देते हैं बुक्स के अंदर। मॉड्यूलस का मतलब एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड, मतलब जो उसका मैथमेटिकल पार्ट आएगा वो क्या होता है। टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं, सबसे पहले यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर वो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जो सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आता है, ऐसा यूनिट वेक्टर होता है। मैंने कहा कई बार होता क्या है कि वेक्टर्स के ऊपर एरो नहीं लगाकर बुक में बोल्ड कर देते हैं उसको, लेकिन यूनिट वेक्टर के साथ कभी ऐसा नहीं होता। यूनिट वेक्टर हमेशा एक ऐसे कैप के साथ आपको मिलेगा, इवन इफ उसको बोल्ड करा जाएगा तो भी वो कैप के साथ ही आपको मिलेगा हमेशा। तो 3 तरीके के यूनिट वेक्टर हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं और आपको पढ़ने होते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस का, ठीक है। तो अब मतलब क्या हुआ इसका, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक पॉइंट है A2, 1, -5 पे, ठीक है, ये तीनों एक्सिस पे एक पॉइंट रखा हुआ है मैंने, तो इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ए वेक्टर बन जाएगा 2, एक्स एक्सिस पर है तो आई कैप, प्लस वाई एक्सिस पर है 1 तो जे कैप, -5 जेड एक्सिस पर है तो के कैप। ऐसे किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। एंड मॉड्यूलस मतलब उसका मैथमेटिकल पार्ट, वो निकाल सकते हो आप इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर करके ऐड कर दो और स्क्वायर रूट निकाल दो। ए इज स्क्वायर रूट ऑफ तीनों जो कंपोनेंट्स हैं उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 5 का स्क्वायर 25, मैग्नीट्यूड आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 30।
ऐसे निकालते हैं मॉड्यूलस। और टाइप देखो तो अगला आता है इक्वल वेक्टर देन नेगेटिव वेक्टर। इक्वल और नेगेटिव एक ही चीज होती है, क्या कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। इक्वल में वो सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, नेगेटिव में सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ऐसा ही होता है कोलिनियर वेक्टर। इक्वल फर्क क्या हुआ, अगर इक्वल में क्या है डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, और कोलिनियर में क्या पैरेलल होता है थीटा 0 डिग्री, तो इसमें डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, उसमें मैग्नीट्यूड भी सेम है। और नेगेटिव में क्या था, मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन ऑपोजिट। एंटी पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट मैग्नीट्यूड सेम ना हो तो भी चलेगा। तो मतलब नेगेटिव वेक्टर इज अ केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर इज अ केस ऑफ पैरेलल वेक्टर, दो बोथ आर द केसेस ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। देन आता है को इनिशियल। अब देखो जहां पर भी को लग जाए, को का मतलब होता है सेम, तो को इनिशियल मतलब सेम स्टार्टिंग पॉइंट। तो दो वेक्टर जो एक ही जगह से चलना शुरू होते हैं वो को इनिशियल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, कोलिनियर बता दिया आपको जो सेम लाइन में एक्ट कर रहे हैं, और को प्लेनर जो सेम प्लेन में एक्ट करते हैं। प्लेन होता है ऐसा, देखो अब इफ मैं मानूं कि ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाली जेड है, और आपकी तरफ जो आ रही है वो वाई एक्सिस है, तो ये वाला पूरा प्लेन हो गया एक्स जेड प्लेन, वो सामने वाली मेरी वॉल हो गई वाई जेड प्लेन की, और नीचे जो बेस आ गया मेरा ये है एक्स वाई प्लेन का। तो अब इस प्लेन में एक्स जेड प्लेन में मैं कहीं पर भी कोई सा भी वेक्टर ड्रॉ कर दूं, कहीं पर भी कोई भी वेक्टर ड्रॉ कर दूं मैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से कोई लेने देने नहीं, तो वो सारे के सारे वेक्टर्स आर कोप्लेनर, क्योंकि वो सारे के सारे सेम प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगला आता है रिजल्टेंट वेक्टर जो नेट इफेक्ट देता है। एक ऐसा वेक्टर जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का नेट इफेक्ट देखिए, अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक जगह पे लग रहे हैं तो उसका जो नेट इफेक्ट आएगा, जो निचोड़ आएगा कि दोनों वेक्टर लग के काम क्या किया, वो होता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि भाई देखो ये मेरा फोन है, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, एक फोर्स में यहाँ से लगा रहा हूँ, एक फोर्स में यहाँ से लगा रहा हूँ। फोर्स ये वाली यहाँ से मूव करेगा ऐसे, यहाँ पे लगाया तो ऐसे मूव करके जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली लगाऊं तो क्या होगा, उधर को मूव कर रहा है। ये चीज एक फोर्स यहाँ से लगाई, एक फोर्स यहाँ से लगाई, तो ये इधर मूव करके गया, ना ये इधर मूव कर रहा है ना ये इधर मूव कर रहा है। तो ये वाला वेक्टर जो इन दोनों का रिजल्ट दे रहा है कि भाई ये दोनों अगर एक साथ लगेंगे तो क्या होगा, उसको कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो भाई, अब जब हमने रिजल्टेंट की बात करी तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूँ। तो वेक्टर एडिशन के दो सिंपल केसेस होते हैं, एक तो जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में लगे और एक अपोजिट डायरेक्शन में लगे। सेम डायरेक्शन का मतलब एक टेबल है जिसको मैं और आप दोनों एक तरफ से धक्का मार रहे हैं, तो हमारे दोनों की फोर्स जुड़ जाएगी, आगे चली जाएगी। अपोजिट का मतलब मैं जैसे धक्का मार रहा हूँ, आप उधर से धक्का मार रहे हो, तो टेबल उस साइड मूव करेगी क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ। बट मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ और आप 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, तो वो 5 न्यूटन की फोर्स से आगे जाएगी, दोनों फोर्सेस वो माइनस हो जाएंगी। कॉम्प्लिकेशन आती है तब जब कि हमारे पास ये एक एंगल को क्रिएट हो रखा हो दोनों वेक्टर्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर लगाते हैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट जब भी मैं एक वेक्टर को एज ए वन साइड रिप्रेजेंट करूँ, देन कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते बढ़ते दूसरे साइड को दूसरे वेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकूं, मतलब दूसरे वेक्टर को दूसरे साइड के तौर पर रिप्रेजेंट करूं, तो तीसरी साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये ऐसे बना ये ऐसे बना और तीसरा ऐसे ना बन के ऑपोजिट डायरेक्शन में बने, तो वो रिजल्टेंट देता है। तो ये वाली चीज कैन बी डन फॉर एनी टू वेक्टर्स, लेकिन हमेशा मेरे को दो वेक्टर ऐसे गिवन हो वो जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के दो केस होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, देन दूसरा वापसी। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो क्या करो आप, क्योंकि आपको हमेशा ना वेक्टर ऐसे मिलेंगे नहीं कि आपको दो साइड के तौर पर मिलेंगे, तो या तो क्या करो, मैं इसको उठाकर यहाँ पर रख दूं। मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ इसको उठाकर आगे करा, मैंने इसकी डायरेक्शन नहीं बदली, मैग्नीट्यूड नहीं बदला, वेक्टर वही का वही है। या फिर क्या करो कि इसको घुमा दो, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, डायरेक्शन और चेंज करने का मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट कर दो। तो इससे क्या होगा कि अगर मेरे पास ये वाला ए वेक्टर है, तो ये वाला तो अभी भी बी का बी रहेगा क्योंकि डायरेक्शन वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है। अगर ये ए है तो अब ये नेगेटिव भी हो जाएगा। और ट्रायंगल लॉ कैसे लगेगा, एक कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ा तो तीसरी साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे देन तीसरी साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये देगी मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर। ऐसे निकलता है रिजल्टेंट वेक्टर किसी भी दो वेक्टर से। ठीक है, अब सेम चीज पैरेललोग्राम में होती है। पैरेललोग्राम लॉ कह रहा है कि अगर दो वेक्टर कोई इनिशियल है तो इसको मैं आगे बढ़ाऊं ऐसे, इसको यहाँ पर बढ़ा दूं ऐसे, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया।
तो पैरेललोग्राम की इस पैरेललोग्राम का डायगोनल इसी पॉइंट से जो डायगोनल बनेगा वो रिजल्टेंट देगा। क्यों? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड से पैरेलल नहीं, तो इस वेक्टर को मैं यहाँ पर भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ, एंड देन क्या बना ये, एंड देन इस डायरेक्शन में तो ऑपोजिट डायरेक्शन ट्रायंगल वही तो फॉर्म हो गया। तो पैरेललोग्राम इज जस्ट अ केस ऑफ ट्रायंगल। अगर इसमें सीधा सीधा ऐड नहीं होता, 10 और 5 15 नहीं होने वाला यहाँ पर जो पहले केस में हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगता है r मॉड्यूलस ऑफ r रिजल्टेंट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ b का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ 2ab 2 into मॉड्यूलस ऑफ a into b एंड cos थीटा, थीटा एंगल बिटवीन a एंड b और पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये केस है मेरे पास a वेक्टर b वेक्टर दोनों के बीच का एंगल थीटा, रिजल्टेंट के साथ a का एंगल बीटा बन रहा है और b का एंगल अल्फा बन रहा है। तो ये क्या होता है, एंगल निकालना है तो मतलब मेरे को tan अल्फा चाहिए, डायरेक्शन चाहिए कि अल्फा किस डायरेक्शन, रिजल्टेंट का b के साथ एंगल क्या बना है, तो अल्फा, अल्फा किसके साथ का एंगल है, b के साथ का, तो नीचे लिख दो b। दूसरा कौन सा वेक्टर है a, तो यहाँ पर भी लिख दो a और प्लस में नीचे प्लस करके a लिख दो। tan क्या होता है, sin अपॉन cos, तो ऊपर sin नीचे cos और a और b के बीच का एंगल है थीटा, थीटा। ये ऐसे फॉर्मूले बन जाते हैं, ये वाले भी ये होता है रिजल्टेंट का फॉर्म। एंड देन कम्स द जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वाले वेक्टर की कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट का केस है, ये क्या है, ये a है, ये b है और ये c है। इस वाले केस में मेरे पास a प्लस b इक्वल्स टू c वेक्टर मिल रहा है। था ये तो सिंपल ट्रायंगल का केस है, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले डायरेक्शन को घुमा दूँ ऐसे, ओ ये तो सिर्फ आधा ही घुमा, वेट घुमा। तो अगर मैं क्या करूँ, मैं इस पूरे वेक्टर को ऐसे घुमा दूँ, पूरी डायरेक्शन चेंज कर दूँ, तो डायरेक्शन चेंज करते क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये नेगेटिव सी वेक्टर हो गया, नेगेटिव को उठा के इधर किया तो a प्लस b और ये प्लस सी भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये होता है जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। और जब भी किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आए तो वो स्पेस को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। जीरो रिजल्टेंट वेक्टर की कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के हमारे पास एक थ्योरम होती है जिसको लेविस थ्योरम कहा जाता है। लेविस थ्योरम कहती है कि जब तीन फोर्स इक्विलिब्रियम पर एक ही पॉइंट पे एक्ट करें, अब कंडीशन है कि अंदर की तरफ पॉइंट करें या फिर तीनों बाहर की तरफ, तीनों की डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, या तो तीनों अंदर या तीनों बाहर। तो a के सामने वाला अल्फा, b के सामने वाला बीटा एंड c के सामने वाला एंगल गामा है, तो a अपॉन sin अल्फा, b बाय sin बीटा, c बाय sin गामा इक्वल ही रहेगा हमेशा। ठीक है, अब इसके जिस तरह की क्वेश्चन है, अब यही वाला केस यहाँ पे बनता है क्या कि हमारे पास एक 50 ग्राम का वेट है, बॉब है जो यहाँ पर हैंग कर रहा है, ठीक है, एंड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है। 20 ग्राम फोर्स हमने अप्लाई करी है, 1 kg फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये होता है, कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमने यहाँ से उस तरफ फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद ये जो बॉब है ये मान लो यहाँ पे चला गया। अब इस पॉइंट पे फोर्सेस क्या क्या हो गए, देखो इस तरफ मैंने 2 ग्राम फोर्स अप्लाई करी है, नीचे की तरफ इसका वेट हो जाएगा। अब जब वो ग्राम फोर्स लिए तो वेट को भी ग्राम फोर्स में रहने दो, वेट हो गया इसका 50 ग्राम। तो यहाँ पर भी 50 ग्राम फोर्स लग गई। इस तरफ लगेगी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन। टेंशन होती है जब भी आप किसी भी स्ट्रिंग को खींचो तो उसके अंदर जो फोर्स डेवलप हो जाती है वो टेंशन है। नाउ अब एंगल देखो, इसकी तीनों फोर्स बन गई, एक ही पॉइंट से बाहर की तरफ जाते हुए 3 फोर्स आ गई। अब यहाँ पर 3 हो गए, एंगल ड्रॉ करो। एंगल यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो आप ये वाला 90 डिग्री का है, ठीक है, ये वाला भी 90 डिग्री का है। इस वाले एंगल को मान लेते हैं हम थीटा, क्योंकि ये मेरे को फाइंड करना है। एंड ये वाला एंगल पूरा, ये कितना हो गया, पूरा स्ट्रेट 180 डिग्री, और ये थीटा में से माइनस करो तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पर मैं लेविस थ्योरम लगा देता हूँ। तो लेविस थ्योरम के हिसाब से मेरे पास क्या है, t डिवाइडेड बाय साइन ऑफ t के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला 90 डिग्री, t डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 20 ग्राम फोर्स, और 20 के सामने वाला एंगल है ये वाला पूरा, तो 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय साइन 50 के सामने वाला एंगल क्या है, ये 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा आ गया। नाउ t अपॉन sin 90 होता है 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन sin 90 प्लस थीटा। प्लस वाला तो कुछ भी नहीं होता, तो इसको हम ले सकते हैं माइनस ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, प्लस को माइनस माइनस लिख दिया। एंड 50 अपॉन sin 180 डिग्री माइनस थीटा भी sin थीटा ही होता है। अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स क्लास 11th थर्ड चैप्टर में आता है, तो आपने कर लिया पीसीएम के स्टूडेंट हो, तो ठीक पीसीबी के स्टूडेंट हो तो सिर्फ इतना याद रख लो कि sin 180 डिग्री माइनस थीटा थीटा होता है।
क्यों, क्या वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसे लिखना यहाँ। अब sin 90 माइनस थीटा क्लास 10 में हमने पढ़ा था sin थीटा ही होता है और cos थीटा होता है, तो 20 डिवाइडेड बाय cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय sin थीटा, एंड देन ये बन गया t इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय sin थीटा। t मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को अभी के लिए थीटा की वैल्यू चाहिए यहाँ पर पहले, तो मैं थीटा के लिए सॉल्व कर लेता हूँ इस पार्ट को। तो ये इसमें क्या हुआ, अब देखो मेरे को यहाँ पर थीटा चाहिए, थीटा के लिए आप चाहे tan निकालो चाहे cos निकालो, तो मैं tan निकाल लेता हूँ, तो sin को उधर भेजे 20 को इधर भेजे, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, 20 को इधर डिवाइड किया तो 50/25/2 बचा यहाँ पर, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2। tan थीटा होता है p/b, इसके अकॉर्डिंग h आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो मेरे को चाहिए यहाँ पर थीटा। अब देखो यहाँ पर थीटा कौन सा चाहिए आपको, यहाँ पर आपको अप्लाई जो करना है वो मेरे को ये थीटा मेरे को निकालना क्या है कि 50 सेंटीमीटर की जो स्ट्रिंग है, तो कितना डिस्टेंस से इसको ये साइड में खींचेंगे, तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ये निकालना है, और ये स्ट्रिंग की लेंथ मेरे को पता है 50 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों के थीटा है, तो ये b है, ये p है और ये h, ये ph और ये ph अलग अलग है, तो मेरे को b और h चाहिए, b और h cos थीटा के लिए निकलता है, तो यहाँ से मैं cos थीटा निकालूंगा, cos थीटा इज b/h, अगेन आई एम टेलिंग यू उस ट्रायंगल का ph और ये वाले जो हम सॉल्व कर रहे हैं ph अलग अलग है, तो b/h, b इसका है 2, h आ गया 29, तो 2/√29। अब ये cos थीटा की वैल्यू मैं उधर डालूंगा, उसका b और h है, उस ट्रायंगल के लिए cos थीटा इज इक्वल्स टू b/h, b निकालना है अपॉन 50, b/50 अलग अलग है, फिर से बता रहा हूँ, 50 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, cos थीटा की वैल्यू ये होगी, तो 2/√29 इनटू मैं यहाँ पर 50 इज इक्वल्स टू b, ये आ गया आंसर 100/√29 सेंटीमीटर। इफ समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, मैं वापसी डिटेल में ये वाला क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। तो नेक्स्ट चीज आती है इक्विलिब्रियंट वेक्टर। तो इक्विलिब्रियंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो अगर 2 या 3 वेक्टर उस साइड से लग रहे हैं तो इस साइड से एक वेक्टर जो इन सबको बैलेंस कर सके, मतलब ए वेक्टर विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ सम वेक्टर्स। मतलब कि मान लो जैसे साउथ की मूवीज नहीं होती कि वहां से एक पूरी भीड़ आ रही है गुंडों की, वो हीरो को मारने आ रही है, वो सारे हीरो की तरफ गोली चलाते हैं, लेकिन हीरो को एक भी गोली नहीं लगती, और फिर हीरो गोली चलाता है और सबको एक एक लग जाती है, विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट, उसका इफेक्ट कुछ भी नहीं हुआ, एक्चुअली एग्जाम्पल ही सेट नहीं हुआ। तो बेसिकली मीन्स कि मान लो सामने वाला आया आपके पास और उसने आपको 4 मुक्के मारे, आपको आया गुस्सा, आपने पूरी जान से उसको एक मुक्का मारा और वो एक ही मुक्के में गिर गया, तो आपका मुक्काबाज इक्वल एंड ऑपोजिट उसके 4 मुक्कों के, ये इक्विलिब्रियंट वेक्टर, ये एग्जांपल सही है। चलो, तो सिंगल वेक्टर विच बैलेंसेस 2 और मोर वेक्टर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट द सेम टाइम, जो बैलेंस करेगा, जो सामने रिजल्टेंट के बराबर हो, तो इक्वल एंड अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ वेरियस वेक्टर एक्टिंग इन द बॉडी एट द सेम टाइम। ठीक है, चलो अब रिजल्टेंट के कुछ 2 केस पढ़ेंगे हम। तो एक हो गया ए बोट क्रॉसिंग ए रिवर, बोट नहीं बोट क्रॉसिंग ए रिवर। तो एक नाव है जो रिवर को क्रॉस करेगी, तो जहां पर है मेरे पास अब वाटर उस साइड फ्लो कर रहा है विद वेलोसिटी v, बोट हमारी यहाँ पर जाएगी v वेलोसिटी से। ठीक, तो एक वेक्टर यहाँ पर लगा, दूसरा यहाँ पर लगा, रिजल्टेंट ये वाला हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो सीधा सीधा आ गया v इज इक्वल्स टू vb प्लस vw। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर की कंडीशन लगाते हैं, इसका स्क्वायर प्लस vw का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2vb इनटू vw का मॉडुलस cos अल्फा, इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा दे रखा है। यहाँ पर फिर पूरा करो तो vb का स्क्वायर vw का स्क्वायर 2vb इनटू vw cos अल्फा की यहाँ से वैल्यू निकालती है। देखो अल्फा यहाँ पर है और ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर। cos थीटा होता है v/h, तो vw/vb आ गया। एंड सिंस vw और vb दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, एक उधर है एक इधर है, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया मैंने, नेगेटिव ऑफ vw/vb आ गया। ठीक है, अब ये जस्ट इसलिए क्योंकि vb बोट की वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू रिवर की वेलोसिटी है, वाटर की वेलोसिटी, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें शॉर्टेस्ट पाथ पे क्रॉस करना है। शॉर्टेस्ट पाथ हो गया ये सीधा स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में जब भी जाओगे जब पानी के अगेंस्ट थोड़ा जाओगे तो पानी आपको अपना सीधा करते चला जाएगा।
तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव, VB से VB कट जाएगा, VW का स्क्वायर बचेगा, तो VB का स्क्वायर प्लस VW का स्क्वायर माइनस 2VW का स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस 1 बचा, VB का स्क्वायर माइनस VW का स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आपका आ गया। डायरेक्शन देखो तो डायरेक्शन ये वाली आएगी, टाइम सीधा डिस्टेंस अपॉन स्पीड वही ऊपर वाली लग जाएगी। दूसरा केस बनता है यहाँ पर कि अगर सीधा तो कर लिया क्रॉस, अब शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है, क्या करो, तो सीधा सीधा चले जाओ, तो सीधा सीधा रो करो, तो बोट अब मेरी सीधी जाएगी, पानी यहाँ पर बह रहा है, अब रिजल्टेंट ए बन गया। अगेन रिजल्टेंट तो V इज गोज टू VB प्लस VW, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो 2VB VW cos अल्फा cos 90 होता है 0, तो आगे वाली पूरी टर्म कट गई। आगे वाली टर्म तो यही बनने थी ना, 2 इंटू VB का मैग्नीट्यूड इंटू VW का मैग्नीट्यूड इंटू cos 90, इसके बीच का एंगल, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, cos 90 तो होता है 0, तो ये वाली पूरी टर्म तो 0 हो गई ना, इस वजह से यहाँ पर लिखा नहीं है, वो डायरेक्शन इससे आ जाएगी, फॉर्मूला ये बन जाएगा। ये तो रिवर का केस हो गया। आगे है अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है कि बारिश हो रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी आदमी की कितनी होगी। तो मेरे पास पवन है हमारा एक लड़का जो भाग रहा है उस तरफ, बारिश नीचे की तरफ हो रही है ऑब्वियसली, तो पवन इधर भाग रहा है, रिवर इधर आ रही है। देखो अब दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से अलग अलग फ्लो कर रहे हैं, रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा इस तरफ, जो कि फेवरेबल नहीं है। ऐसा रिजल्टेंट कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने रिवर को और नीचे आने दिया, जो मैं कहता कि केस बनाना पड़ेगा, और पवन को कर दिया दूसरी तरफ, रिवर ऐसे पवन उस तरफ, तो माइनस VP हो गई उसकी वेलोसिटी। अब क्या हुआ, ये को इनिशियल वेक्टर्स बन गए, और कोई इनिशियल पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से क्या यहीं से जो डायगोनल बनेगा वो रिजल्टेंट देगा, तो इन दोनों का जो डायगोनल बना ये रिजल्टेंट दे रहा है, तो VRP विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, अगेन पैरेललोग्राम जो ट्रायंगल लॉ पढ़ा था उसी का फॉर्मूला लगाकर a² + b² + 2ab cos थीटा आ जाएगा आंसर। अब देखो यहाँ पर ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है VR और VP में, तो वापसी ये cos थीटा 90, तो ये पूरी टर्म गायब हो गई यहाँ पर, वो पूरा ये वाली पूरी टर्म यहाँ पर गायब हो गई, VP का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर बचा, ठीक है। एंड देन यहाँ से अगर एंगल निकालो, यहाँ से ये वाला एंगल, ये थीटा निकालना है यहाँ पर, देन थीटा इज इक्वल टू VP अपॉन VR, ये आ जाएगा। मतलब अगर आप VP वेलोसिटी से भाग रहे हो, VR वेलोसिटी से बारिश हो रही है, तो आपको इस एंगल पे छाता पकड़ना पड़ेगा सो दैट आप बिल्कुल ना भीगो। ये है फिजिक्स की प्रैक्टिकलिटी की आपको पता चल रहा है कि भाई फिजिक्स पढ़ के कि अगर मैं 10 की स्पीड से भागूंगा, बारिश हो रही है, 5 की स्पीड से बूंदे गिर रही हैं, तो मैं इस एंगल पर ऐसे 10/5 10 2 आना चाहिए। इस एंगल पे मैं छाता पकड़ूं कि भाई मेरे ऊपर ऐसे पकड़ूंगा तो मेरे ऊपर बिल्कुल बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरेगी। इतनी देर में सोचोगे, जाकर छांव में कहीं पे बैठ जाओ, इतनी देर में तो घर पहुंच जाओगे जितनी देर में कैलकुलेशन करोगे। जबरदस्ती की चीजें लेकिन फिर भी करनी पड़ेगी क्योंकि सिलेबस में है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं हम। एक ये क्वेश्चन है जो सीधा सीधा उसी बेस पर है जो हमने लास्ट पढ़ा, पवन की वेलोसिटी, रेन की वेलोसिटी, तो VRP निकालना एंड देन डायरेक्शन निकालना। सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर दो। नाउ कम्स द लास्ट केस व्हिच इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो जो हमने पहले पढ़ा जहां पर हम रिजल्टेंट निकालना था, तो रिजल्टेंट से अपोजिट केस है रेजोल्यूशन का। क्या है कि रिजल्टेंट क्या था कि जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक जगह पे लगे तो उसका नेट इफेक्ट क्या आएगा, वो रिजल्टेंट है। और रेजोल्यूशन इज अलग। रेजोल्यूशन क्या है कि एक वेक्टर अगर मैंने एक जगह लगाया है तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या बनेंगे। तो रेजोल्यूशन में हमें सिंपली हमेशा एक ही चीज करनी है कि मेरे पास ये दो एक्सेस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और मेरे पास एक वेक्टर यहाँ पर लग रहा है विच इज वेक्टर ए मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो ए वेक्टर है तो ए के कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। सिंपली लाइक कि अगर मैंने इसको इस तरफ धक्का दिया, जहाँ तो उस तरफ रहा है लेकिन कुछ हिस्सा इस तरफ मूवमेंट हो रहा है, कुछ हिस्से की वजह से इधर मूवमेंट हो रही है, तो मेरी फोर्स का कितना पार्ट इस तरफ लगा, कितना पार्ट इस तरफ लगा, वो निकालना है इज रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक एंगल एक वेक्टर लगाया यहाँ पर थीटा एंगल, तो जिस तरफ थीटा बनता है वो वाला होता है cos थीटा कंपोनेंट, a cos थीटा, और उसके 90 डिग्री पर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, 90 डिग्री तो ये भी है बट वेक्टर की डायरेक्शन में 90 डिग्री पर ये होता है a sin थीटा। जहां पर थीटा होगा वहीं पर cos थीटा कंपोनेंट बनेगा हमेशा, ये ध्यान रखना, सिर्फ x एक्सिस के साथ नहीं।
अगर ये मेरे पास ए वेक्टर है, थीटा यहाँ पर बन रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा कंपोनेंट, और इसके 90 डिग्री वेक्टर की तरफ ए साइन थीटा। ये होता है रेजोल्यूशन। ये एक वेक्टर को तोड़ना कि बीच में लग रहा है तो इस एक्सिस की तरफ कितना लगेगा, इस एक्सिस की तरफ कितना लगेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ पार्ट ऑब्वियसली लगेगा, मैं बताया ना टेढ़ा धक्का दे रहा हूँ तो कुछ पार्ट तो इधर भी मूव कर रहा है, कुछ पार्ट इधर मूव करेगा, तो वो कितना कितना मूव करता है, कितनी कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, कितना कितना वेक्टर लगा है उन दोनों एक्सिस पर, वो मेरे पास केस आ जाता है यहाँ से। देखो यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल है, ये ग्रुप को स्ट्रेच किया हुआ बिटवीन टू पोल्स, जैसे कि इन्होंने दिखाया हुआ है, तो टेंशन निकालना है दोनों पार्ट में कितनी है, ये एंड ये, और ऐसा तो टेंशन बतानी है कितनी है, एक ये T1 ये T2 एंड देन नीचे 50 न्यूटन्स एक्चुअली। तो अब यहाँ पर आप लेमिस थ्योरम लगा सकते हो, तीनों अलग अलग जगह हैं। ठीक है, और दूसरा केस क्या, ये 30 डिग्री का है और ये है 15 डिग्री। ठीक है, तो अब ये मैं एक स्ट्रेट लाइन अगर खींचूँ यहाँ पर, तो यहाँ से मेरे पास ये 30 है तो ये वाला भी 30 आ जाएगा, ऑल्टरनेटिव एंगल्स ये 15 है तो ये वाला 15 आ जाएगा, ये 30 ये 15 टोटल 45 हो गया, ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 45 करके 135 डिग्री का ये एंगल है, ये 90 है और ये 90 है। क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन मेरे को तो भाई अब जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ उस टॉपिक से करना है ना, तो उससे करते हैं। तो ये है T1, इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है यहाँ पर मैंने करा हुआ है, तो ये T2। अब T1 30 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला कंपोनेंट T1 cos 30 डिग्री, और T2 15 है तो ये आ जाएगा T2 cos 15 डिग्री। ठीक है, T1 cos 30, T2 cos 15 डिग्री। लेमिस थ्योरम लगा हुआ है यहाँ पर, तो लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग T1 डिवाइडेड बाय उसके सामने वाला एंगल, T1 के सामने वाला एंगल ये वाला कितना बनेगा 90 प्लस 15 साइन 105 डिग्री इज इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाय T2 के सामने वाला ये वाला पूरा 90 प्लस 30 साइन 120 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये है फोर्स 50 न्यूटन की, तो 50 डिवाइडेड बाय इसके सामने वाला ये पूरा एंगल 135 साइन 135 डिग्री। यहाँ से T1 T2 का एक रिलेशन आएगा ऑब्वियसली। आप इस केस में तो ये तो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो गया, यहाँ पर एंगल्स की वैल्यू नहीं गिवन, आप थोड़ा ऐसे ही करने का तरीका देखो कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ। यहाँ से T1 T2 का एक रिलेशन आ जाएगा, दूसरा रिलेशन यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि जब इन्होंने कुछ और नहीं दिया कि भाई रिलेशन क्या है T1 T2 का, तो मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखूँ, और क्योंकि ऑब्वियसली लेमिस थ्योरम भी इक्विलिब्रियम पे ही लगती है, तो इसको इक्विलिब्रियम पे सॉल्व करो तो क्या होगा, फोर्स बराबर है, तो जितनी फोर्स उधर उतनी ही फोर्स इधर, तो T1 cos 30 डिग्री विल बी इक्वल टू T2 cos 15 डिग्री। तो सिंपल से केस हो जाएगा ना, देन T1/T2 इज इक्वल टू cos 15 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री। यहाँ से बन जाएगा, दो रिलेशन आ जाएंगे T1 और T2 के, और जब दो क्वांटिटी दो अननोन के दो रिलेशन आपके पास है तो आप ऑब्वियसली उनको सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, इस क्वेश्चन को मत करना, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसे ही और क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना। देन अगला क्वेश्चन, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो ये कह रहा है कि a प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, a वेक्टर का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a वेक्टर इनटू b वेक्टर इनटू cos थीटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो 2 इंटू a इंटू b इंटू cos थीटा। ठीक है, ये माइनस होता है, यहाँ पर भी माइनस ही लग सकता है। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कटा, बचा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा माइनस यहाँ पर। नाउ a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पर कट गया पूरा, बचा गया 2ab cos थीटा माइनस, उधर लगे इधर लेकर आए तो प्लस किया तो 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो मेरे पास 3-4 क्वांटिटीज हैं यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होकर 0 देगी मुझे, 4
मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। अब 4 तो 0 के बराबर ऑब्वियसली नहीं है, चार चीज़ें मल्टीप्लाई होकर 0 दे रही है, मतलब एक ना एक चीज़ 0 होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में 0 तभी आता है जब एक ना एक चीज़ 0, तो ये तो 0 हो नहीं सकता ऑब्वियसली। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैन बी 0, बट वो 0 वेक्टर हो जाएगा फिर। और ऑब्वियसली अगर मेरे को इधर प्लस करके दे रखा है प्लस और माइनस में, तो वहाँ पर तो 0 वेक्टर देंगे नहीं, तो इसको भी हम 0 वेक्टर नहीं ले सकते, तो बचा क्या cos थीटा। तो अगर मैं cos थीटा को 0 लूँ, तो cos 0 कब होता है जब थीटा हो 90 डिग्री का, मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। नाउ लास्ट चीज़ कि हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। तो पहला है कि वॉकिंग। तो वॉकिंग में क्या है जी, जब हम चलते हैं यहाँ ऐसे, तो हम क्या करते हैं, हम ग्राउंड पे फोर्स पीछे की तरफ लगाते हैं, हमारा वेट नीचे की तरफ लगता है। तो ये जो फोर्स है हमारी एक्शन एंड रिएक्शन को पढ़ाई हमने न्यूटन थर्ड लॉ। तो जैसे ही मैं ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा हूँ, ग्राउंड ऑपोजिट फोर्स मेरे ऊपर लगाता है। अब ये जो ऑपोजिट फोर्स है, ये पहले तो एक तो नॉर्मल वेट जो उसको बैलेंस कर रहा है, मेरे वेट को बैलेंस कर रहा है, और दूसरा हिस्सा इसका वो मेरे को आगे बढ़ा रहा है। मैंने ग्राउंड पे फोर्स लगाई, ग्राउंड ने मेरे ऊपर फोर्स लगाई, ग्राउंड ने जो मेरे ऊपर फोर्स लगाई उसका एक हिस्सा मेरे को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, और एक हिस्सा मेरे को सीधा खड़े रहने में, मेरे वेट को बैलेंस करने में मदद कर रहा है। नाउ लास्ट चीज जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बार बार आते हैं, जिसको कई बार पूछा जाता है कि आपको एक लॉन रोलर को, जो आपसे एक छोटा ऑब्जेक्ट है, उसको धक्का देना है या खींचना, कौन सी चीज आसान है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक फोर्स लगा रहे हैं F, एक बार पुश के लिए एक बार पुल के लिए। इस ऑब्जेक्ट का जो नेट वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और मैंने एक्सेस से थीटा एंगल पे फोर्स लगाई है, ठीक है। अब देखो, जब ये थीटा एंगल पे फोर्स यहाँ पर है, फोर्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा, ये वाला थीटा था, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये थीटा बन गया। जिस डायरेक्शन में थीटा है वो cos थीटा कंपोनेंट, उसके वेक्टर की तरफ 90 डिग्री sin थीटा कंपोनेंट। इधर थीटा यहाँ पर है तो f cos थीटा कंपोनेंट ये बन गया, और यहाँ पर वेक्टर की डायरेक्शन में ये आ गया f sin थीटा, ठीक है, f sin थीटा ये बन गया। अब देखो, यहीं से नहीं बना सकता था मैं, बिकॉज यहीं पर वेक्टर एंड हो रहा है और यहीं पर थीटा, इसलिए मैंने इसको आगे ड्रॉ करा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो चीज आ गई। अब यहाँ पर अगर मैं नेट वेट देखूं इस ऑब्जेक्ट का, तो नेट वेट कहाँ पर एक्ट कर रहा है, हमें वो नोट करना है। जब मैं उसको पुश कर रहा हूं, तो वेट के साथ उसी डायरेक्शन में मेरी फोर्स का एक हिस्सा चला गया, तो वेट हो गया W प्लस एफ साइन थीटा। लेकिन जब मैंने पुल किया, तो वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरी फोर्स का एक हिस्सा गया। जब मैंने पुश किया, तो मेरी फोर्स का एक हिस्सा वेट की तरफ ही चला गया, तो अब मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो मेरी फुल लगाए हुए फोर्स का हिस्सा ही उसके वेट में चला गया, तो मेरे को ऑब्जेक्ट और कंपैरेटिवली भारी लगेगा। और जब मैं खींच रहा हूं, जब मैं उसको पुल कर रहा हूं, तो मेरी फोर्स का एक हिस्सा वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट मुझे कंपैरेटिवली हल्का लगेगा, क्योंकि मेरी फोर्स का एक हिस्सा तो मूविंग में जा रहा है। देखो, मूव करने में एफ कॉस थीटा ही गया दोनों जगह पर, बचा एफ साइन थीटा। एक एफ साइन थीटा उसके वेट में ही ऐड हो रहा है, और दूसरा एफ साइन थीटा उसके वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये फर्क है पुश वर्सेस पुल में। तो पुल करने में हमें ऑब्जेक्ट कंपैरेटिवली हल्का लगता है, इस वजह से पुल करना इज इजी एंड पुश करना इज नॉट रिकमेंडेड। बट ये केस तभी के लिए है जब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी हाइट से छोटा हो। अगर ऑब्जेक्ट आपकी हाइट से बड़ा होगा, तो उस केस में हमारे पास उसका अगर ऑब्जेक्ट आपकी हाइट से बड़ा होगा, तो केस चेंज हो जाता है, और उस केस में पुश करना आसान होता है, पुल करना मुश्किल हो जाता है। सेम सिचुएशन बनती है। हालांकि वो सिर्फ जेईई एडवांस तक लिमिट है, ना नीट में, ना जेईई मेंस में, और ना सीबीएसई में कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया आपका वेक्टर कंप्लीट विद 2-3 क्वेश्चंस एंड every information that you just need to know for now. I hope आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई, कोई सा भी थोड़ा सा भी पार्ट जो रह रहा है, जो आपको नहीं समझ आया, तो कमेंट कर दो कि भैया ये वाली चीज नहीं आई। I will make a separate video for the exact same topic for you. मैं उसको अच्छे से वहां पर क्लियर कर दूंगा, बट जस्ट लेट मी नो कि कौन सी चीज आपको नहीं समझ आई। और अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो के नीचे कमेंट करो कि हाँ भैया मेरे को सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुके हैं। अब वेक्टर के क्वेश्चन जाके तोड़ फोड़ दो, जेईई मेंस के भी वाईक्यूज करो, नीट के भी वाईक्यूज करो, अच्छे से सारी चीजों को प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से पढ़ो, अपना ध्यान रखो, जस्ट टेक केयर, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड,
एंड आई एम विद यू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी। कंसीडर मी एज योर बड़ा भाई, और कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो, कहीं पे भी स्टक हो जाओ तो मुझे याद करो, मुझे रीच करो ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पर कमेंट्स मेल करो, कैसे भी, आई विल रिप्लाई, आई विल बी देयर फॉर यू इन एनी वे दैट आई कैन। तो चलो अच्छे से पढ़ो, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।